हाउ टू गेट शेनिगन टूरिस्ट वीज़ा। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर सिंह और आप देख रहे हैं Boundless Sing। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शेनिगन के बारे में कि आप अपनी होम कंट्री से या फिर जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो वहाँ से शेनिगन वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो उससे पहले मैं दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली तो ये कि ये वीडियो एक ही पार्ट में नहीं बनने वाली, क्योंकि पहले तो प्रिपेयर कैसे करना है इसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी और बाद में डॉक्यूमेंट्स पर बात करनी पड़ेगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो आज की इस वीडियो में, आज के इस पार्ट में हम प्रिपरेशन की बात करेंगे कि आपको उससे पहले वीज़ा अप्लाई करने से पहले कैसे कैसे प्रिपेयर होना है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सारी बात करने से पहले हम थोड़ा सा शेनिगन के बारे में जान लें, क्योंकि जिस वीज़ा के लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि वो चीज़ क्या है और वो कैसे वर्क करती है। तो बेसिकली तीन चीज़ें हैं। एक तो यूरोप कॉन्टिनेंट जिसे महाद्वीप कह देते हैं, दूसरी है यूरोपियन यूनियन और तीसरा है शेनिगन। तो यूरोप में आती हैं 44 से 45 के करीब कंट्रीज़ करंटली हैं जो यूरोप कॉन्टिनेंट में आती हैं, बट सारी की सारी कंट्रीज़ जो है यूरोपियन यूनियन या शेनिगन में नहीं आती। तो इनमें से कुछ 27 के करीब कंट्रीज़ हैं जो यूरोपियन यूनियन में आती हैं, यूरोपियन यूनियन की मेंबर हैं। और उसके बाद जो शेनिगन में हैं वो हैं 26 कंट्रीज़, 26 के करीब कंट्रीज़। तो इसमें ये चीज़ है कि कुछ कंट्रीज़ हैं जो यूरोपियन यूनियन की मेंबर हैं बट शेनिगन की मेंबर नहीं हैं। तो कुछ कंट्रीज़ हैं जो शेनिगन की मेंबर हैं बट यूरोपियन यूनियन की मेंबर नहीं हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा वीज़ा प्रोसीजर का और पॉलिसी का डिफरेंस है और बॉर्डर की शेयरिंग का डिफरेंस है थोड़ा। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं शेनिगन की। तो शेनिगन असल में जो था कहाँ से शुरू हुआ, ये शुरू हुआ जर्मनी और फ्रांस के डिस्कशन से। जर्मनी और फ्रांस ने पहले सबसे शुरू में बॉर्डर शेयर करने की बात की थी कि हम आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं ताकि सब लोग जो हमारी कंट्री में रह रहे हैं, चाहे वो हमारी कंट्री के सिटीजन हैं या फिर आए हुए हैं किसी दूसरी कंट्री से या फिर किसी और कंट्री से ट्रैवल करने के लिए भी आए, तो वो इजीली ट्रैवल कर सकें, उनको हर बार पर वीज़ा और इमिग्रेशन की ज़रूरत ना पड़े। तो ये जब प्रस्ताव रखा गया उसके बाद 14 जून 1985 के करीब जो 5 कंट्रीज़ इसमें एंटर हुई, जिसमें था जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, जिन्होंने इस समझौते को मान लिया और उन्होंने अपने बॉर्डर्स आपस में शेयर कर लिए। उसके ठीक 5 साल बाद 1990 में नवंबर महीने में इटली ने एंटर किया। फिर नेक्स्ट ईयर जून में पोर्चुगाल ने एंटर किया। फिर नवंबर 1992 में ग्रीस ने एंटर किया और ऐसे करते करते 1995 तक 2000 तक काफ़ी सारी कंट्रीज़ इसमें एंटर करती गई और बाहर निकलती गई, अंदर भी आती गई और बाहर भी जाती गई। और करंटली इसमें अभी 26 के करीब कंट्रीज़ हैं। इसकी लिस्ट अगर आपको चाहिए तो आप गूगल पर सर्च करेंगे कि शेंगन कंट्रीज़, तो आपको मिल जाएगी सारी की सारी लिस्ट। तो ये तो हो गई सब हिस्ट्री की बात। अभी बात करते हैं कि हमने प्रिपेयर कैसे करना है अगर हमने शेनिगन वीज़ा लेना है। तो सारी बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि शेनिगन वीज़ा एक टूरिस्ट वीज़ा है, टूरिज़्म की परमिशन है, ना कि वर्क की। तो आप अगर शेनिगन वीज़ा पर आ रहे हो तो आप ये भूल जाएं कि आप काम कर सकते हो। अगर आपने कहीं भी काम करने की कोशिश की, इनलीगल हो जाओगे और आप बैन कर दिए जाओगे। क्योंकि जब आप शेनिगन जोन में एंटर करते हो, किसी भी कंट्री में शेनिगन की में एंटर करते हो, तो वहाँ पर आपकी इमिग्रेशन होती है और जहाँ से आप बाहर निकलते हो, किसी भी शेनिगन कंट्री में से निकलते हो, चाहे वो कोई भी है, तो वहाँ पर आपका इमिग्रेशन आउट होती है। तो आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है हर शेनिगन कंट्री शेयर करती है आपस में। आपको शेनिगन जोन की किसी भी कंट्री में घूमने की कोई भी पाबंदी नहीं है, आप इजीली आराम से घूम सकते हो। अगर आपके पास शेनिगन वीज़ा और आप शेनिगन जोन में एंटर कर चुके हो तो आराम से घूमो फिरो किसी भी कंट्री में बिना किसी पाबंदी के। बट जब आप आउट हो गए तो आपकी फिर से इमिग्रेशन होगी आपके पासपोर्ट पर एग्जिट स्टैंप लगाने के लिए। सो बात करें प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि जो बंदे फ्रेशर हैं, जो कभी भी कहीं भी घूमने नहीं गए, उनका शेनिगन में वीज़ा नहीं लगता है, लग जाता है। बट
चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो आपको शेंगन वीज़ा लेने के लिए कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो बेटर है कि जैसे आप किसी होम कंट्री में हो तो वहाँ से आपको जो भी वीज़ा फ्री कंट्री हैं जहाँ पर आपको एंट्री मिल सकती है, आप उन वीज़ा फ्री कंट्री में पहले जाकर थोड़ा बहुत घूम आओ, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना लो, अपने पासपोर्ट की वैल्यू बना लो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर इंडिया में हो तो आपको हांगकॉन्ग का वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, थाईलैंड का वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, दुबई और कतर का वीज़ा भी आपको बड़ा इजीली मिल जाता है, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ और हैं जिनके वीज़े आपको बहुत इजीली मिल सकते हैं। तो आप पहले उनमें घूमो और अपनी एक ट्रैवल हिस्ट्री बना लो। और अगर आप रोमानिया में हो तो सर्बिया बुल्गारिया में तो आपको वीज़ा फ्री एंट्री है ही, तो आप आराम से घूम सकते हो। साइप्रस में भी जा सकते हो, वहाँ पर घूम कर आ सकते हो। तो आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी, जिससे आप इजीली शेंगन जोन में एंटर कर सकते हो वीज़ा लेकर लीगली। उसके बाद आपको एक अपने वैलिड इनकम सोर्स जो हैं वो रखने होते हैं। एक वैलिड इनकम हिस्ट्री रखनी होती है कि आपकी इनकम कितनी है, आप कितना कमा रहे हो, चाहे वो आपकी होम कंट्री है, चाहे वो आपकी वो कंट्री है जहाँ पर आप काम करने के लिए वर्क वीज़ा पर हो। आपकी एक वैलिड इनकम हिस्ट्री होनी चाहिए कि आप इतना कमा रहे हो कि आप आराम से शेंगन जोन में घूमकर आ सको और अपना आराम से खर्चा कर सको। तो यह भी एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज़ उनको भी एक रिकॉर्ड चाहिए होता है, एक श्योरिटी चाहिए होती है कि आप ऐसा नहीं करोगे कि आप शेंगन में एंटर किए और उधर ही कहीं पर इनलीगल हो गए, काम करने लग गए। तो उनको श्योरिटी होनी चाहिए कि आपका इतना इनकम सोर्स है कि आप यहाँ पर सिर्फ घूमने ही आए हो और वापस अपनी कंट्री में जाओगे और वहाँ पर जाकर अपना काम फिर से ज्वाइन करोगे। आपका कोई भी प्लान इनलीगल होने का नहीं है शेंगन जोन में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपने वीज़ा अप्लाई कहाँ से करना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, आपने पहले अपना एक प्लान बनाना है कि आप शेंगन में जब घूमने जा रहे हो तो आप किस कंट्री में सबसे पहले एंटर होने वाले हो। जिस कंट्री में आप सबसे पहले एंटर होने वाले हो आपको वीज़ा के लिए अप्लाई भी उसी कंट्री की एम्बेसी में करना है। पर यहाँ पर एक और कन्फ्यूज़न है। कई बार क्या होता है कि आप एक कंट्री में एंटर करते हो और वहाँ पर आपने सिर्फ एक आध दिन के लिए रुकना है या 2 दिन के लिए रुकना है, और फिर नेक्स्ट कंट्री में जाकर आपने 5-6 दिन के लिए रुकना है। तो उस केस में क्या होगा कि जिस कंट्री में आप ज़्यादा रुकने वाले हो उस कंट्री में आपको अप्लाई करना पड़ेगा और अपना पूरा प्लान उनको समझाना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ शेंगन में, तो मैं इस कंट्री में इतने इतने दिन रुकूंगा, तो ये मेरा प्लान होगा पूरा का पूरा। वो आपको उनको समझाना पड़ेगा, और समझाना मतलब बोलकर नहीं, डिक्लेरेशन में देना पड़ेगा आपको लिखकर। तो डॉक्यूमेंट पर जो वीडियो मैं नेक्स्ट बनाने वाला हूँ, इस वीडियो में हम प्रिपरेशन पर ही रहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि वीज़ा जो है कि कितने टाइम पहले वीज़ा के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दे, कितने टाइम पहले अप्लाई करने की तैयारी कर दे। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो अर्लियर डेट है वो है 3 महीने की। आप 3 महीने से ज़्यादा पहले अप्लाई नहीं कर सकते। आपको मान लो कि आपने आज से 3 महीने के बाद जाना है तो आपको अभी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, उससे पहले नहीं कर सकते। 3 महीने और कम से कम आपको 25 से 30 दिन पहले वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है आपके जाने के डिपार्चर के टाइम से। तो अगर वीज़ा क्लियरेंस की बात करेंगे, कितने चांसेस हैं कि वीज़ा क्लियर हो जाएगा आपका, वो डिपेंड करता है कि आपकी फ़ाइल कितनी क्लियर है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं वो कितने जेन्युइनली आपको प्रेजेंट कर रहे हैं एम्बेसी में, कि आप कितनी स्ट्रॉन्गली वो आपके डॉक्यूमेंट आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप बिल्कुल लीगल और बिल्कुल वाजिब पर्सन हो, आपने कोई भी फ्रॉड और 2 नंबर का काम नहीं किया है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपके सब कुछ सही है तो 15 वर्किंग डे के अंदर वीज़ा मिल जाता है। 15 वर्किंग डे मतलब कि इसमें सैटरडे और संडे काउंट नहीं होंगे, और अगर नेशनल हॉलीडे हैं या फिर कोई और हॉलीडे हैं उस कंट्री में तो वो भी काउंट नहीं होंगे। जहाँ आपकी होम कंट्री में कोई हॉलीडे हैं तो वो भी शायद काउंट नहीं होंगे, क्योंकि अप्लाई तो वहाँ आप अपनी होम कंट्री से ही कर रहे हो ना। तो वर्किंग डे, जो जेन्युइन वर्किंग डे होंगे वो काउंट होंगे। तो आप अगर 15 दिन की बात करें तो 25 से 30 दिन का टाइम लेकर चलें, जितना आपको चाहिए ही चाहिए होगा, मतलब कि आपका वीज़ा आने में, आपकी वीज़ा की वेट करने में, फाइल सबमिट होने के बाद का। पर एक चीज़ का और ध्यान रखें, आपने जितने टाइम का वीज़ा अप्लाई किया है आपको उतने ही टाइम का वीज़ा मिलता है।
मतलब आपने जितने टाइम का प्लान बनाकर दिया होगा ना एम्बेसी को, आपको उतने ही टाइम का वीज़ा मिलेगा। हाँ, वो अलग बात है कि जब वीज़ा लग कर आएगा आपके पास तो उस पर लिखा होगा आपकी जो वैलिडिटी है 1 महीने की या 2 महीने की या 30 डे 45 डे, ऐसा कुछ लिखा होगा कि इतने दिन की वैलिडिटी है। बट वैलिडिटी और ड्यूरेशन ऑफ स्टे में बहुत डिफरेंस है। वैलिडिटी वो चीज़ होती है कि इतने टाइम के लिए ये वीज़ा वैलिड है, आप इतने टाइम में से अगर आपकी फ़्लाइट आगे हो जाए पीछे हो जाए आप नहीं जा पाओ तो इतने टाइम में आप जा सकते हो, जाकर अपना घूम फिर सकते हो, अपना प्लान फिर से रीस्केड्यूल कर सकते हो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ जाए तो। बट जो स्टे ड्यूरेशन होती है वो स्टार्ट होती है जब पहले चेक पॉइंट पर आप शेंगन जोन की किसी भी कंट्री में आकर इमिग्रेशन पर चेक इन करते हो ना, तो पहला जो चेक पॉइंट होता है वहाँ से आपकी ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ से आपके आवर्स जो हैं काउंट होने शुरू हो जाएंगे। 7 दिन के लिए आए हो, 10 दिन के लिए आए हो, जितने भी दिन के लिए आए हो, तो उस हिसाब से आपके आवर्स, आपके घंटे जो काउंट होने शुरू हो जाएंगे, आपके दिन काउंट होने शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि मेरी वैलिडिटी इतनी है तो मुझे स्टे क्यों मिला है। वैलिडिटी वीज़ा की और जो स्टे ड्यूरेशन है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और कभी भी आपने स्टे ड्यूरेशन से ज़्यादा शेंगन जोन में रहने की कोशिश नहीं करनी। अगर ऐसा किया तो आप हो जाओगे वहाँ पर इनलीगल हो गए तो फिर आपको जब पुलिस पकड़ेगी आपके पासपोर्ट पर ठप्पा लग जाएगा और आपको बैन कर दिया जाएगा ऑल यूरोपियन जोन से, जिसके बाद आप जितना मर्जी कोशिश कर लें आपको कभी भी किसी भी यूरोपियन कंट्री का, किसी भी शेंगन कंट्री का कभी भी वीज़ा नहीं मिलेगा। आपका पासपोर्ट जो है रेड मार्क में डाल दिया जाएगा। तो अगर खर्चे और स्टेटमेंट्स की बात करें तो आपको जो है बैंक के लिए जो स्टेटमेंट्स आपको देनी पड़ती हैं वो देनी पड़ती हैं 6 महीने पहले की। 6 महीने से लेकर जब तक आपका टाइम है अप्लाई करने का तब तक की आपको स्टेटमेंट्स देनी पड़ती हैं बैंक को कि आपके कितनी इनकम आपके बैंक अकाउंट में आ रही है और कितना पैसा आपके खाते में पड़ा है, ताकि आप उनको शो कर पाओ कि मेरे पास पूरा पैसा है कि मैं यूरोपियन शेंगन जोन में घूमकर आराम से वापस आ सकता हूँ और मेरा अच्छा इनकम सोर्स है। तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार क्या करते हैं लोग, जैसे बैंक स्टेटमेंट निकाली, उसमें 1-1.5 महीना पहले जब अप्लाई करना है उसे 1-1.5 महीना पहले कुछ पैसे डाले और शो करा दिया। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा कभी भी नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 6 महीने से अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर रखनी पड़ेगी। और कितना मेंटेन करना है कि जैसे आप अगर 2 या 3 कंट्रीज़ में घूमने के लिए जा रहे हो शेंगन में, तो आपके खाते में अगर 10 दिन का आपका प्लान है तो आपके खाते में 1.5 से 2 लाख के करीब मेंटेन रहना चाहिए 6 महीने तक। और एक अच्छा इनकम सोर्स बना होना चाहिए कि आपकी इनकम इसमें आ रही है या किसी दूसरे खाते में भी आ रही है, नो डाउट वो भी चल जाएगा, बट खाते आपके होने चाहिए, आपके नाम पर होने चाहिए। आपका अच्छा एक फाइनेंस उसमें मेंटेन होना चाहिए अपने खाते में, ताकि आप दिखा सको कि मेरे पास इतने पैसे हैं शेंगन जोन में जाकर खर्चा करने के लिए। हाँ, वो अलग बात है कि आप खर्चा करते हो कि नहीं करते, वो एक अलग टॉपिक है, बट आपको शो करने के लिए इतना होना चाहिए। कोई पक्का इसका नहीं है लॉजिक, बट ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और इसी से आपका वीज़ा आने का एक पॉजिटिव साइन बन जाता है। सो दोस्तों, ये तो थी जानकारी सिर्फ प्रिपरेशन की कि आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले कौन कौन सी प्रिपरेशन पहले से कर रखनी है इन फ्यूचर जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाओगे। इसके आगे एक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उसमें टॉपिक होगा डॉक्यूमेंटेशन का, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड चाहिए, आप कैसे होटल बुकिंग कर सकते हो, या फिर आप कैसे फ़्लाइट बुकिंग वगैरह का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो, या फिर आपको कौन कौन से लीगलाइजेशन से गुजरना पड़ सकता है। तो जितनी डॉक्यूमेंट प्रोसेस होगा, इंश्योरेंस प्रोसेस होगा, जो भी होगा, वो मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक हमेशा ही पहुंचते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।